हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। आप आ चुके हैं क्लास 12th में और 12th में आपकी इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नंबर 2 इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए ले चलते हैं आपको बुक फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। पहले एक बुक क्लास 11th में ही हुआ करती थी, लेकिन पिछले सेशन में ये क्लास 11th से हटा करके क्लास 12th में कर दी गई थी, इसलिए आप इसको क्लास 11th में नहीं पढ़ पाए। तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा टर्म है, पूरे वर्ल्ड को कवर करके चलता है। तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा अपनी इंडियन इकोनॉमी को, और इंडियन इकोनॉमी को समझने से भी पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी पहले कैसी थी, आज की प्रेजेंट डेट में कैसी है। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है कि इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैसी रही और उससे पहले कैसी थी। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक नंबर 1, कॉलोनियल रूल, है ना। आप इकोनॉमिक्स में आगे बहुत पढ़ेंगे इस बुक में कि कॉलोनियल रूल था। तो कॉलोनियल रूल है क्या, आइए देखते हैं। इट रिफर्स टू अ सिस्टम, इट इज ए सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज। इट मीन्स इसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर। जो एक कंट्री होती है वो तो रूलर होती है, वो राज्य करती है, एंड अनदर बीइंग द कॉलोनी, और जो दूसरी कंट्री होती है उसके कंट्री के अंडर में रहना पड़ता है। तो ये तो कॉलोनियल रूल है कि जिसमें एक कंट्री रूल करती है। जैसे इंडिया के केस में आपने देखा कि ब्रिटेन जो थी वो इंडिया को रूल कर रही थी, तो इसमें जो रूलिंग कंट्री थी वो ब्रिटेन थी, और जो दूसरी कंट्री थी जिसके ऊपर रूल किया जा रहा था, मींस उस कंट्री को कहते हैं हम लोग कॉलोनी। तो कॉलोनी थी इंडिया, तो कॉलोनी इंडिया थी जो रूल भी करी जा रही थी ब्रिटेन के द्वारा। एंड द रूलिंग कंट्री, क्या पावर थे उस समय रूलिंग कंट्री के पास, जो रूलिंग कंट्री हुआ करती थी मींस ब्रिटेन, डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। कंट्री की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी कि क्या टैक्स रेट रहेगा, क्या इंपोर्ट ड्यूटी होगी, कितनी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, है ना, पर पर्सन कितना टैक्स होगा, किस इनकम पर क्या टैक्स होगा, और जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं कि कौन सा गुड्स इंडिया से बाहर जाएगा मींस एक्सपोर्ट किया जाएगा, किस तरह का गुड्स इंपोर्ट किया जाएगा, यहां तक कि आपकी कंट्री में किस चीज का प्रोडक्शन होगा, ये सभी आ जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। और ये किस तरह से होगी इसको डिटरमाइन करने की पॉलिसी को कहा जाता है इकोनॉमिक पॉलिसी। और वही इकोनॉमिक पॉलिसी किसके हाथ में हुआ करती थी, रूलिंग कंट्री की। इंडिया कॉलोनियल रूल के अंदर करीब 190 इयर्स रही है, मींस 1757 टू 1947। तो इसको हम लोग राउंड में कह देते हैं कि 200 इयर्स वी आर अंडर कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल आपको समझ में आया। चलिए हम लोग बात करते हैं कि प्री कॉलोनियल रूल क्या था, मींस 1757 से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तो बेटा प्री कॉलोनियल रूल मींस बिफोर 1757। तो प्री कॉलोनियल रूल में हमारी इकोनॉमी कैसी थी, है ना। जो हम लोग कहते हैं ना कि ब्रिटिशर्स ने आकर के हमें एक्सप्लॉइट किया, बर्बाद किया, तो पहले देख तो लें कि हमारी इकोनॉमी उससे पहले थी कैसी। तो बेटा इसको मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में जो है अपना स्पेस रखता है ना। बोर्ड इसको 4 नंबर में डाल भी सकता है कि प्री कॉलोनियल पीरियड में इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। पहला पॉइंट है इसमें, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग। जो एग्रीकल्चर था, खेती बाड़ी थी, वो हमारा मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। अगर फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो उनमें से जो 3 होते थे वो एग्रीकल्चर में ही डिपेंड रहते थे, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते थे। केवल 1 पर्सन ऐसा था जो अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ करता था। लगभग इंडिया की
85% जो पॉपुलेशन है उस समय जो हुआ करती थी, उसका 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही इंगेज रहा करती थी, और घर का जो रोटी पानी दाल सब्जी सब जो है एग्रीकल्चर से ही चला करती थी। तो ये कहा जाता है एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग। जो एग्रीकल्चर हुआ करता था, खेती बाड़ी हुआ करती थी, वो मेन सोर्स हुआ करती थी एम्प्लॉयमेंट का। उस समय लोगों का जो रोजगार था, सबसे ज्यादा रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड करा रहा था। माना कि बेटा उस समय भी हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर्स थे, तो प्राइमरी में भी जो नंबर 1 पे था, प्राइमरी में भी आपके कई आ जाते हैं, एग्रीकल्चर आ जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है, लेकिन जो स्पेस एग्रीकल्चर का था वो किसी का नहीं था। 85% पॉपुलेशन को किसी एक सेक्टर में कंट्रोल करके रखना बहुत बड़ी बात होती है। सेकंड है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसको अगर एक वर्ड में कहा जाए या एक लाइन में अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए तो क्या दी जाएगी? ग्रो क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आज हम लोग देखते हैं कि जो खेती बाड़ी वाला व्यक्ति भी है, जो किसान है, वो भी एग्रीकल्चर को एज ए बिजनेस ट्रीट कर रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेचा जाए, है ना, हाई रेट पर बेचा जाए। तो आज की स्ट्रेटजी अलग है ना। आज हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं। तो फार्मिंग दो ही तरह की अभी तक हुई है, जो एक सब्सिस्टेंस, दूसरी कॉमर्शियल। कॉमर्शियल फार्मिंग वो जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये सोच के प्रोड्यूस किया जाए कि हमें इसको मार्केट में बेचना है। लेकिन सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उस समय 1757 में सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लोग क्रॉप्स केवल अपने कंजम्पशन के लिए ग्रो किया करते थे, जो भी उनके फील्ड में था। ग्रो क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो क्रॉप्स को केवल खुद कंज्यूम करने के लिए ग्रो किया करते थे, ताकि बस उनके परिवार का पेट पाला जाए। आपने वो दोहा पढ़ा होगा ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो केवल वो भूख ना लगे, अपनी भूख को कवर करने के लिए मीन्स, और केवल अपनी लिविंग के लिए वो लोग क्रॉप्स ग्रो करना चाहते थे, करते थे। तो ये तो हो गई आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो दो चीज समझ में आई कि एग्रीकल्चर में एंगेज तो थे, लेकिन उनका जो आउटलुक था वो सब्सिस्टेंस था, केवल अपने लिए, वो उसको बेचना नहीं चाह रहे थे। आपने पढ़ा भी होगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम भी इसी तरह की फार्मिंग की देन है, क्योंकि लोगों के पास पैसे तो हुआ नहीं करते थे। जो क्रॉप्स वो अपने लिए ग्रो किया करते थे, उसी को देकर के दूसरे के क्रॉप्स ले लेना या कोई अदर थिंग्स ले लेना, ये हुआ करता। तो बार्टर सिस्टम जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की ही देन है। तीसरा वाला देखते हैं, फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट। इंडिया में 1757 से पहले अगर इंडस्ट्री के नाम पर, सेकेंडरी सेक्टर के नाम पर अगर कुछ था तो वो था आपका हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, कोई और बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में नहीं थी। और वो तो लगभग जो है, अब हम लोग जब आज़ाद हुए 1947 में, तब भी मुश्किल से 3 या 4 ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज थी। लेकिन बिफोर कॉलोनियल पीरियड मींस बिफोर 1757 हम लोगों की जो मेन इंडस्ट्रीज थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, है ना। हाथ से बुना हुआ सामान, हाथ से बुना हुआ सामान जो कि वर्ल्ड फेमस था। इसके बारे में ये बता दिया जाए, वी आर वर्ल्ड फेमस। वर्ल्ड फेमस क्यों? बिकॉज प्री कॉलोनियल पीरियड, है ना, ब्रिटिशर्स के आने से पहले सारी चीजें जो थी वो नवाबों के पास, राजा हुआ करते थे, छोटी छोटी एरिया के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, अपने राज्य को प्रमोट किया करते थे बाय द वे ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट अच्छा होगा तो ये माना जाता था कि हाँ, इनके एरिया की, इनके जो भी इनका राज्य है उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो वो उसको प्रमोट करते थे, उसको फंडिंग करते थे, जिससे वो वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बना पाया था। फोर्थ पॉइंट है गुड इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही अच्छा था, मेनली एशिया की अदर कंट्रीज में एंड यूरोप में। एशिया एंड यूरोप, इसका मेन कंसंट्रेशन हुआ करता था एशिया एंड यूरोप पर।
इंटरनेशनल ट्रेड का इंडिया के द्वारा, लेकिन वो कवर ऑल ओवर वर्ल्ड को कर रहा था। लेकिन जो मेन उसके जो मार्केट थे वो एशिया एंड यूरोप, एशिया में तो हम लोग खुद ही हैं, लेकिन जो अदर कंट्रीज थी जितनी भी आसपास की, और यूरोप। और लास्ट है वी आर सेल्फ रिलायंट। जो सबसे अच्छी बात थी, हम लोग गुलाम नहीं थे, सेल्फ रिलायंट थे, जितना कमाते थे उतना खा लेते थे, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं जाना पड़ता था। इसीलिए इंडिया को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। मीन्स वी आर सेल्फ सफिशिएंट दैट टाइम, मीन्स बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो बेटा आज आपने पढ़ा कॉलोनियल रूल क्या होता है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये एक सिस्टम होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। और प्री कॉलोनियल रूल में मींस बिफोर 1757 इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, है ना, किन किन सेक्टर्स में इंगेज थी। अब अगले टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्सप्लॉइट किया गया। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और ये बात ध्यान रखिएगा, अगर समझ में आएगा तो जाएगा नहीं। थैंक यू।